हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो इस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली ये वीडियो जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो अपेयरिंग में है, उससे रिलेटेड है। ठीक, तो कैसे क्रैक करना है आपको यूपीएससी सीएससी, तो इस पे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बताते। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा है इसलिए मैंने इसे कुछ अलग से बनाया है। तो पार्ट 1 में शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है शुरुआत में। पहले तो बात करते हैं आपसे पार्ट 1। पार्ट 1 है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी इफ़ यू आर बिगनर्स। अगर आप तैयारी की शुरुआत में हैं, तैयारी की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मेरा ये ऐसा कुछ है सजेशन, मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, वो बताने की हमारी कोशिश है। ठीक है, तो पार्ट 1 की शुरुआत करें। तो अगर हम शुरुआत करें, अगर आप सबसे पहले देखेंगे आप, तो टॉप टिप्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। टॉप टिप्स का मतलब है कि एक तो आपके पास क्या, आप जिस चीज़ की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उसका सिलेबस होना चाहिए, पीटी कमेंस कैसे क्राइटेरिया, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने चाहिए। इसकी स्लाइडें भी मैंने आगे बताई हैं। ठीक, आपको पढ़ने की एक हैबिट्स होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम की अगर बात करें, आप आर्ट्स से हैं, बीकॉम किए हैं या एमटेक या बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। और हम अगर सेकेंड की पार्ट बात करें कि बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे प्रिपेयर्ड करना है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपसे मानसिक लेवल और शारीरिक लेवल दोनों की मांग करता है। ठीक है, समय के साथ आपको बैठना है, पढ़ना है। एक टाइम टेबल, वैसे बच्चे आते हैं जब शुरुआत में तो क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। क्या बताते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे, हम 18 घंटा पढ़ेंगे, हम 7 घंटा पढ़ेंगे। वैसे तो यूपीएससी की तैयारी में आप देखिए 6 से 7 घंटे इनफ इज मोर देन है, अगर आप कंसंट्रेटली अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और किसी कोचिंग की गाइडलाइन है आपके पास, ये भी बताएंगे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे क्या क्या कैसे पढ़ना है, यूट्यूब से क्या सहायता लेनी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर नाउ योर सिलेबस, आपका एक सिलेबस होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सिलेबस को पहले डाउनलोड करें, उसको एक कॉपी पे A4 साइज पेपर पे सारा सिलेबस पीटी मेंस का लिख लें। लिखने की बात यह है कि लिखने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में चली जाती हैं कि हमको ये पढ़ना है, तो लिखने से आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, आपको एक आदत सी बन जाती है। लिख के पढ़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और सिलेबस जब आप अपनी टेबल के पास चिपका लें, ठीक है, देखने के लिए या पढ़ने के लिए, सिलेबस को आप डेली 2 से 3 बार पढ़ें या 3 से 4 बार पढ़ें या डेली 1 बार पढ़ें, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, और ये कम से कम प्रक्रिया आप 15 से 20 बार करें। फिर देखें कि आप पूरा सिलेबस पीटी और मेंस का देख चुके हैं। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर जो एक रखा जाता है यूपीएससी में, उस ऑप्शनल पेपर का भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस में आप उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। अगर आप हाथ से लिख कर उस चीज़ को क्या करेंगे, टेबल के पास चिपका लेंगे, देखेंगे। ठीक, ये प्रक्रिया भी आप वही सेम प्रोसेस से करेंगे। लिख कर आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। एक लिखने की अच्छी हैबिट से आपको चीज़ें समझने में आसानी रहती है। तो सिलेबस का क्राइटेरिया आप इस तरीके से बांट लें। अब हम बात करें नाउ द बुक मटेरियल्स, आपके पास कौन कौन सी बुक मटेरियल्स होनी चाहिए। पहले तो आप अगर तैयारी की शुरुआत में हैं, तैयारी अगर अपेयरिंग में हैं या अपेयरिंग कम आपका बीए कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आपको एनसीईआरटी मॉडर्न पढ़नी है। कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको फॉलो ही करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप एनसीईआरटी की भाषा को ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि एक यही जो लैंग्वेज है, यही एक भाषा जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है यूपीएससी में। क्योंकि हिंदी मीडियम में माना जाता है कि मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल अच्छा नहीं है, कोचिंग्स के मटेरियल्स बाकायदा कॉपी पेस्ट हैं कोचिंगों में। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। साथ आपको करंट अफेयर्स की पढ़ने की आदत होनी चाहिए, समसामयिक नोटबुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जीएस में आपको देखना होगा एनसीईआरटी के साथ आप देखेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ कोचिंग्स की कुछ बुक्स, मैगजीन बुक्स के कहें अगर हम, जैसे आपको स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और अगर बात करें क्या नाम पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, जो नया एडिशन आता रहता है हर साल लगभग 1.5 साल में। साथ ही इकोनॉमी पे अगर आप देखेंगे तो 11th-12th की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इनफ इज मोर देन, इसके साथ आप एक जो पढ़ेंगे सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आता है भारत सरकार का, उसको पढ़ेंगे। इंडिया ईयर बुक पढ़ना होता है जिस साल आपको एग्जाम देना होता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि और आपके क्या क्या सब्जेक्ट छूट रहे हैं। ये पीटी और मेंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। हालांकि अब पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो अब बहुत ज़्यादा अलग नहीं बचा है कि पीटी की अलग तैयारी करेंगे, मेंस की अलग तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ हद तक जब एग्ज़ाम का 1-1.5 महीना बचता है तो स्पेसिफिक आप पीटी ओरिएंटेड हो जाते हैं, या मेंस जब हो जाता है तो फुल्ली ओरिएंटेड मेंस आदमी हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हर सब्जेक्ट की आपके पास जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, ठीक, जैसे जोग्राफी की आप देख लें, जोग्राफी में हम आपको बता दें कि जोग्राफी अगर आप 6 to 12 पढ़ गए बुक्स, तो आपको लगभग फिर जोग्राफी में बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन ये बोला जाता है कि 11 और 12 की जो बुक होती है जोग्राफी की, ये ऑप्शनल पेपर को 60% कवर कर देती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जोग्राफी में। साथ ही आप साइंस में देखेंगे, साइंस में अगर देखो इकोलॉजी वाला पार्ट है, आप कोई एक बेसिक बुक ले लीजिए, ठीक है, शंकर IAS है या दृष्टि की बुक है, इनफ इज मोर देन, ठीक। एनसीईआरटी की भी कुछ चैप्टर्स हैं इकोलॉजी पे, उसे आप बेसिक अच्छे तरीके से रीड करें समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब आपको आगे काम आएंगी। अब हम बात करें अगर PYQ एनालिसिस, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपका एनालिसिस होना चाहिए। पीटी मेंस का अलग अलग, अगर आप मेंस की पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी का आप जिस पेपर, पीटी और मेंस के पेपर को हम ये कहते हैं जिस दिन से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, जिस दिन से आप यूपीएससी की तैयारी में आते हैं, उस दिन से आप देखेंगे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर तो एनसीईआरटी के पढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि आप एनसीईआरटी के पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का क्या एनालिसिस करेंगे। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आप देखेंगे जो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चंस के किस तरीके से सिमिलर आपको मैच कर रहे हैं, कहाँ तक आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। इससे आप तो एक दूसरा होगा, आपको एक तो बूस्ट मिलेगा, आप में क्या होगा, आत्मविश्वास जागेगा कि मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ें फायदेमंद रहती हैं। साथ ही आप मेंस के भी पेपर को पढ़ें, क्योंकि जब शुरुआती दौर में तैयारी करने आते हैं तो आपको तैयारी के साथ साथ पीटी की तैयारी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। अलग से तैयारी मेंस की बाद में मत की नहीं की जा हो ही नहीं पाती है, नहीं की जानी चाहिए तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बाद में सिर्फ और सिर्फ कि पहले पीटी पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक। इस समय जो सिलेबस है आपका यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस का, चाहे पीसीएस का यूपी पीसीएस का ले रहे, नियर अबाउट सिलेबस आपका पीटी का मेंस आपका लगभग तैयार होना चाहिए। कितना, 60% तैयार होना चाहिए अगर ऐसे हम बात करें। नहीं तो इससे ज़्यादा अगर आप 70-80% कवर कर जा रहे हैं तैयारी के दौरान करें, मार्क्स नहीं, मार्क्स तो आप 60% जिस दिन ला लेंगे यूपीएससी में उस दिन यूपीएससी टॉप कर जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा एनालिसिस, अभी 60% पे लोग पहुँच नहीं पाए हैं सारी, ठीक है। तो इस चीज़ की आप ध्यान रखिएगा और आप एनालिसिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस हैबिट डालेंगे। इन सब चीज़ों को आप क्रम वाइज देखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, और साथ में आप नोट डाउन करेंगे। कुछ चीज़ें आगे बताते हैं कि क्या क्या नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं आगे, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम आपको फिर एक बार फिर बताते हैं कि यूपीएससी बच्चों का कोई टाइम टेबल होता नहीं है। वो शुरुआती दिनों के 2-4-10 महीने, 2 महीने 6 महीने तक आप टाइम टेबल लगा, अच्छा लगता है। इसके बाद वो टाइम टेबल किस काम का है हमें पता है, आप भी आएंगे तो पता लग जाएगा, ठीक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं आप ये तय कर लीजिए। इसके बाद आप कुछ भी करिए, चाहे सोशल वर्किंग कीजिए, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए, चाहे परिवार के साथ समय बिताइए, लेकिन एक निर्धारित समय तक
5 से 6 घंटे 7 घंटे जो भी आपको पढ़ने की हैबिट्स है, 6 से 7 घंटे इनफ मोर देन बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर धीरे धीरे अगर आप तैयारी की शुरुआत में हैं, इसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है आदमी बच्चों का, तो क्या होता है, ये हावर्स बढ़ जाते हैं, 11 से 12 घंटे तक बच्चे पढ़ने लगते हैं। वो आपको भी अपनाना पड़ेगा, सभी को अपनाना पड़ता है। ठीक, जैसे यूपीएससी है अगले महीने अगर एग्ज़ाम, तो इस महीने से बच्चे क्या होता है, बहुत सीरियसली हो जाते हैं, रूम से निकलने का समय नहीं मिलता उनको, उन्हें लगता है कि ये काम मेरा कोई और कर दे। ठीक है, तो इस हालत में भी बच्चे आ जाते हैं। तो ऐसे भी तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है, बहुत कूल माइंड से इस चीज़ की तैयारी करनी है। टाइम टेकिंग है, बाकी जगह अगर आप कोचिंग करने जाते हैं या आप खुद से तैयारी करते हैं, तो आपको मान चलिए कि 1 से 1.5 साल आपको पूरा पीटी का मेंस का सिलेबस ही खत्म करने में लगेगा, जब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे एक बार सिलेबस खत्म करने में। इसके बाद आपको रिवाइज भी करना है। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें और शुरुआत में करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाएंगे आप, अलग अलग पेपर का, अलग अलग सब्जेक्ट का शुरुआत में बना लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको एक हैबिट्स पड़ जाए कि ये चीज़ें पढ़नी है। इसलिए टाइम टेबल शुरुआत में ज़रूरी भी होता है। बाद में आप जब चीज़ें आप एडजस्ट हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ मैं यहाँ टाइम टेबल में इस समय सूटेबल है, उस समय आप पढ़िएगा। लेकिन शुरुआती दौर में आप एक टाइम टेबल बनाइए, वो आपको एक क्या है, शुरुआती दौर में आपको अनुशासन में डालने की आदत डालेगा टाइम टेबल की, मुझे पढ़ना है। ठीक, अगर आप लगातार कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं, फिर तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन हैं, ठीक, अनुशासन में रहने वाले हैं, और आप अच्छा करेंगे, आई होप, और अच्छा हो आपके साथ। और तो आगे देखते हैं, और यूटिलाइज स्पेयर टाइम, आपको यूटिलाइज कैसे टाइम करना है। तो हमने कहा कि आपको 6 से 7 घंटे या 6 से 8 घंटे आपको टाइम पढ़ना है। अगर ठीक है, जितने घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ना हो, 6-7 घंटे पढ़ना हो, 8 घंटे पढ़ना हो, ठीक है, मान के चलिए कि आप अगर 8 घंटे समय डेली देते हैं, तो 8 घंटे बहुत अच्छी तैयारी होता है। ठीक है, समय के लिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आप 4 घंटे कोचिंग में बिता देते हैं, 4 घंटे घर पे भी पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप कोचिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो इस पर द टाइम, पहला टाइम आप देखेंगे आप कि आप सुबह उठेंगे, आपकी दिनचर्या क्या है। ठीक, उस दिनचर्या के हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल बना, उस हिसाब से दिनचर्या के हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको कब समय मिलता है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सुबह जल्दी उठें और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ लें। 6 घंटे का समय तो आपके पास यूँ निकल आता है। ठीक है, 12 बजे के बाद आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक है, घर के कामों में, गर्लफ्रेंड के साथ, अदर एक्स्ट्रा, ठीक है, दोस्तों के साथ, जहाँ आपको टाइम बिताना हो। फिर आप आ जाइए शाम को 6-7 बजे घर पे, खाना खाइए, 1 आध घंटे रुकिए, फिर 9 से बैठ जाइए, 12-1 बजे तक पढ़िए, तो आपका ये टाइम स्पेयर हो जाएगा। अगर आप 9 बजे से बैठते हैं, 12-1 बजे तक पढ़ लेते हैं, या 12 बजे तक पढ़ते हैं, जैसी भी हैबिट है आपके पास, तो आपके पास 6 घंटे इधर आ गए, 3 घंटे, 9 घंटे इधर, अगर आप 1 बजे तक पढ़ लेते हैं, तो 12-13 घंटे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समय निकालना है। इस समय का आपको देखना है कि कौन सा विषय किस समय पढ़ना है। आप एक ही विषय को लगातार पढ़ेंगे तो हो सकता है बोरिंग हो जाए। अगर एक विषय को लगातार कंप्लीट करके अगला विषय खत्म करना चाहते हैं, ये हैबिट बहुत अच्छी है। लेकिन आपको एक विषय पढ़ने के साथ 2 घंटे 3 घंटे बाद बोरिंग होने लगती है, तो आप एक ऑप्शनल पेपर ले लीजिए। ठीक है, उसके एक पेपर को पढ़ते रहिए, साथ में आप एक पेपर मेंस का पढ़ते रहिए। शाम को हो सकता है आपको क्या है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 घंटे आप पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपको साथ में पीटी की तैयारी चल रही। तो अलग अलग समय में आप यूटिलाइज स्पेयर टाइम को करें, तो ऐसे करना चाहें। ठीक, और डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप तैयारी के दौरान हैं, तो जो आपकी मित्र मंडली है वो तैयारी से रिलेटेड है, तो उनके साथ बैठे डिस्कशन करें। अगर आप सोशल गैदरिंग करते हैं, तो इस चीज़ पे भी आप, और अच्छा ग्रुप हो आपके पास, एक अच्छा ग्रुप जो डिस्कशन से हेल्दी हो, ईमानदार हो, तो डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब आप जो पढ़ के गए आपस में चर्चा करते हैं, तो आपको पता लगता है कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ के आए हैं, कितना मेरे अंदर है, वो एक ग्रुप डिस्कशन से निकल के आता है सामने। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब आपको रेगुलरली स्टडीज़ की आदत बात करें कि इस स्टडी में, यूपीएससी में आपको ये लॉन्ग प्रोसेस प्रिपेयर में है, तो इसको आप रेगुलर स्टडी मतलब होनी चाहिए आपके पास। होने का मतलब है आप रेगुलर, ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ गया तो अगले दिन आप घूमने निकल गए, कुछ काम निकल गए, आज मेरा मन नहीं है। इवन अगर आप, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो मंडे टू सैटरडे इवनिंग तक पढ़ते हैं, सैटरडे इवनिंग तक। इसके बाद सैटरडे इवनिंग संडे इवनिंग तक वो अपने इंटरटेनमेंट का समय देते हैं, लेकिन वो 7 दिन फिर किसी को समय नहीं देते हैं, वो अपने समय पे पढ़ते हैं, बैठते हैं। इसके बाद वो 2 दिन तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर अगर लगता है आपको या रेगुलर स्टडीज़ में आपको कैसे करना है, या फिर आपको लगे कि मुझे डेली समय चाहिए थोड़ा, तो आप डेली मिलिए, लेकिन आप उस चीज़ को टाइम टेबल बना के अपना समय उतना पढ़ाई में दें। और उस रेगुलर स्टडीज़ का मतलब है हर चीज़ टाइम से ख़त्म हो जानी चाहिए। पता लगा आपका पॉलिटी चल रही है, लक्ष्मीकांत उठाए हैं, तो 4 महीने तक आपकी लक्ष्मीकांत ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का भी ना आप कैसा करें, आपको रेगुलर स्टडीज़ में टाइम शेड्यूल में चीज़ें ख़त्म भी करनी है, समझनी भी है, कॉन्सेप्ट भी करना है, फैक्ट भी रखना है, एनालिसिस भी करने हैं पेपर के, पीटी और मेंस के। ये सब इसी रेगुलर स्टडीज़ के दौरान आपको देखनी होगी। अब अगर हम आगे बात करें कि मेकिंग हेल्पफुल नोट्स, ठीक, तो मेकिंग हेल्पफुल नोट्स की मतलब है आपका कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के पढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मेरे समझ में तो आप जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं उसी बार आप नोट्स बना लें, ठीक है। और नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप नोट्स को क्या है, आप पहले तो लाइनिंग दूर दूर रखें, लाइनिंग दूर दूर के साथ आप शब्द भी थोड़ा दूर दूर लिखें। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, नोट्स बनाते वक्त बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत महीन महीन लिखते हैं, और उनके बीच गैप भी नहीं रखते हैं। अगर आपको अंत में कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़ भी नहीं सकते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे हर 4 से 5 पेज के बाद या टॉपिक खत्म होने के बाद आप 2 पेज छोड़ सकते हैं, इसलिए कि जब हम रिवाइज करेंगे कुछ नया लगेगा इसमें तो हम जोड़ लेंगे, और कोई फैक्ट मिलेगा तो जोड़ लेंगे। इस तरीके से अपना है। अगर आपको पहली बार पढ़ने में समझ आने के बाद क्या लिखूँ क्या पढ़ूँ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, पहली बार पढ़िए, आदत पड़ रही, ऐसी आदत है अगर आपकी, तो आप दूसरी बार देखिए, दूसरी बार अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो उसे बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लें और करें। लेकिन अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि नोट्स बन जाएगा, अगर दूसरी बार भी आपको नहीं बन पा रहा है तो आप तीसरी बार अगर कर रहे हैं तो तीसरी बार में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं कुछ, तो तीसरी बार में आपकी एनसीईआरटी, अगर नोट्स बना रहे हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का नोट्स बनाने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप 3 बार ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। आपको और भी मेंस का चारों पेपर का सिलेबस, तो जीएस कवर करनी है, ऑप्शनल पेपर भी कवर करना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसलिए मैंने ये बताया है कि जो साइकोलॉजी होती है अपनी कहती है कि कोई भी चीज़ जब एक बार पढ़ते हैं तो मुश्किल से कितना 7 से 8 घंटे या 15 दिन या 1 से 2 दिन याद रहता है आपको, ऐसा कर सकते हैं 1 से 2 दिन, ठीक। लेकिन जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो यही 7 से 8 दिन के लिए चला जाता है, या 15 दिन के लिए चला जा सकता है, 15 दिन मान लेते हैं, 15 दिन याद रहेगा। लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो यही आपको तीसरी बार निकाल होने पे आपको क्या होगा, आपको 2 से 3 महीने तक आपको ये रिकॉल बना रहता है, या 3 से 4 महीने मान लें, जिसकी जैसी मेमोरी शार्प है उस तरीके से कह सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से कहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा है तो आप तीसरी बार बनाएं, तो तीसरी बार आपको ये रिकॉल करने की जरूरत, एनसीईआरटी ना पढ़ने पड़े, कोई नोट्स जिससे आप बना रहे हैं किताब से, वो किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आप अच्छा कर सकेंगे और जगह अपना टाइम यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक। तो इस तरीके से देखें। अब आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। रिवीजन का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप मॉर्निंग, मेरी समझ में आप जो सुबह उठें, तो सुबह उठने के दौरान सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करें, रिवाइज कर लें एक बार 1 से 2 घंटे, फिर आप नया पढ़ें, कुछ नया पढ़ने के साथ फिर आप देखें क्या है आपको और पढ़ना, आपका जो टाइम टेबल है उसमें आप चीज़ों को शेड्यूल करें, क्योंकि चीज़ें बीच बीच में रिवाइज होना इसलिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो वो भूलती भी हैं। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में खासकर ऐसा होता है, अगर आप बहुत दिन तक कोई चीज़ ना पढ़िए तो वह फिर आपको ब्लैंक सा लगने लगेगा कि ये क्या होता है। आपको पता तो रहेगा कुछ होता है, लेकिन आप उसको कहा जाए कि आपको 20 शब्द में बताना है या 50 शब्द में बताना है, तो एग्जैक्टली वो शब्द निकलना मुश्किल हो जाते हैं। कारण ये होता है कि वो बहुत दिनों से आपने क्या रिवीजन नहीं किया है, पढ़ी हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से आपको बीच बीच में रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें आगे राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब जब लिख रहे होते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो
एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान आप पहली बार देखेंगे कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, पहले तो आप उनको पढ़ने और समझने लिखने के हैबिट डालें, ठीक है। साथ ही जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप देखें, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, पीटी है, पीटी के क्वेश्चंस देखें किस टाइप के क्वेश्चन हैं, मेंस है तो मेंस में देखें कि इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे दिए हैं कि आप उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा, तो आपको यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन दिखने लगेगा, ठीक। और वो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता आप देखेंगे यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो आपकी जीएस के सिलेबस में है। आप चाहे अगर आपके ऑप्शनल के सिलेबस में आपका ऑप्शन कोई ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या है देखेंगी चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग में आप जब आप चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उसको लिखने की हैबिट डालें, क्योंकि पहली बार लिखने से आपको कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कंप्लीट इस सेंस कि आप पहली बार लिख दिया तो आंसर कंप्लीट हो गया, अब मैं ऐसा हमेशा लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर राइटिंग निखर के आएगा, आप अच्छा करेंगे। आप खुद से सोच लीजिए, जब आप पहली बार किसी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे ही पेपर सॉल्व होता है वैसे ही आपको लगता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो और अच्छा लिखता, ठीक है। पीटी एग्जाम से आप बाहर निकलते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तुरंत क्लिक कैसे हो गए कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे था, ऐसे करके हो जाता। ऐसे मेंस में था, मेंस में क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, जैसे लोग आपस में कुछ डिस्कस करते हो कि अरे ये तो ये था, मुझे तो आता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्किल्स डेवलप करती हैं समय के साथ, बार बार प्रैक्टिस से, बार बार जो है लिखने की हैबिट से, या प्रैक्टिस पीटी के प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको बहुत सारी चीज़ें सेलफुल हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक, मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें, जिस साल आपको एग्जाम देना है, ठीक, जिस साल आपको एग्जाम देना है उस साल आप तो मॉक टेस्ट सीरीज सीरियसली शुरू करें। लेकिन उससे पहले भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री हैं, बहुत सारी आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको क्या है नेट पे आप देखना या मार्केट में भी आप ला के लगा सकते हैं। जिस साल आप नहीं दे मतलब तैयारी की शुरुआत में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस साल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस होना चाहिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज का, पीटी और मेंस का, ठीक। जब तक नहीं दे रहे हैं उनका बेहतर तरीके से उन्हीं की आंसर राइटिंग करें, उन्हीं को प्रैक्टिस सेट के रूप में पीटी के आंसर लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। इससे एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके फुलफिल हो जाएंगे, आपको पता रहेगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके साथ ही जैसे आपको देना है 2021 मान लेते हैं आपको देना है, तो 2021 के साथ आप इस 2020 के आप दिसंबर से शुरू कर सकते हैं या 21 के जनवरी से मैक्सिमम शुरू कर सकते हैं। डेट देख लीजिए, मिनिमम आपके पास 3 महीना टेस्ट सीरीज लगाने का समय होना चाहिए और डेली 2 टेस्ट पेपर आप लगाएंगे, ठीक। डेली आप 2 टेस्ट पेपर अगर लगाते हैं तो आप डेली 200 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और अगर 3 महीने की बात कर रहे हैं तो 3 में अगर 30 टेस्ट कर देता हूँ तो आपको 90 डेज मिलते हैं। 90 डेज में आप 200 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो आप देख लीजिए ठीक है क्या 18,000 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे मान लीजिए आप। ऐसे आपको और ज़्यादा लगाना है तो आप दिसंबर से लगा लेंगे, तो मान के चलो आपको लगभग 3,000 30,000 जो भी क्वेश्चन आपको बन जाए, ठीक। इस तरीके से आपको देखना है कि कैसे आपको करना है। 3 महीने में आप डेली 2 लगाते हैं, 90 डेज अगर लगातार लगाते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। हो सकता है इससे मॉक टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएंगे, कितने 10 से 12 क्वेश्चन, पीटी की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए। कुछ क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर्स के लगाए, मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टकरा गए, ठीक। साथ ही आपको जब आप पीटी की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो उसका आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इनडायरेक्टली रूप से आपको जब उस क्वेश्चन से क्या होगा, आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल गए इनडायरेक्टली रूप से, ये कहेंगे। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे कि 12 से 15 क्वेश्चन मिलने के बाद फिर आप आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के दौरान आप देखेंगे
कि आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे अब ये करंट अफेयर्स को कैसे पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स से जब आप अपडेट कर लेंगे तो मान चलिए कि आपको 12 से 15 क्वेश्चन की बढ़ोतरी और हो जाएगी। कारण कि ये 12 से 15 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन इधर इधर टकरा जाए इसमें से ही, तो आपको ये जोड़ लीजिए टोटल नियर अबाउट एवरेजन अगर देखा जाए तो अभी तक तो देखा जा रहा है कि इस साल की अगर हम मेरिट देखें तो 50 से 52 क्वेश्चन के बीच में है आई थिंक, ठीक, इससे भी 50 से 52 क्वेश्चन के बीच में है। लेकिन आप मान के चलिए आपको मैक्सिमम 60 क्वेश्चन सही करने हैं कट के नेगेटिव मार्किंग हटा के। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सही, आपको ऐसा नहीं कि 90 क्वेश्चन सही करना है ना, आपको 60 क्वेश्चन अगर आप सही हैं तो आप मान के चलिए आप श्योर 60 मेंस की तैयारी में लगेंगे, ठीक, मेंस देंगे और मेंस की तैयारी को अच्छा करेंगे तो इंटरव्यू देंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। बहुत सारे लोग आपको तैयारी के दौरान मिलेंगे, ठीक, और बताएंगे ये कर लीजिए वो कर लीजिए। नेगेटिव का मतलब आपको बताते हैं 2-3-4 चीज़ों तरीके से। पहला, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग वाला आपको क्या बताएगा कि जो मैं तैयारी कर देता हूँ वो हिंदुस्तान के किसी कोचिंग में नहीं मिलेगी, मैं आपको आईएएस बना के भेजूँगा, ठीक है। ये लाइन जो भी कोचिंग वाला बोल रहा समझ लीजिए आज तक कोई कोचिंग वाला आपको आईएएस नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं आईएएस नहीं बनना चाहेंगे। पहली चीज़, आप जब खुद से बनना चाहेंगे तभी आप आईएएस बन पाएंगे, कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बना सकता। और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन तो यूपीएससी की ये है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा होता है उससे तो वो अपोजिट पूछता है, ठीक। तो कोचिंग वाले परेशान हैं कि क्या पढ़ाता हूँ, क्या पूछा जा रहा है। तो खुद ही इस चीज़ पे अभी अंदर ही अंदर उनका रिसर्च चल रहा है कि कैसे करें। तो उन्होंने कोचिंग का एरिया में अपना सिलेबस इतना विस्तार कर दिया, अपना नोट्स को इतना दे दिया है, कहाँ से पूछेगा आखिर। हम तो पूरा करके देना है, हमें तो बच्चों को ये दिखाना है कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने नोट्स का दायरा इतना बढ़ा दिया है। अगर आप पूरे साल कोचिंग करके आएंगे, जब अपनी किताब अपने नोट्स को देखेंगे तो आपकी एक अलमारी पूरी नोट्स से ही भरी होगी। इतना तो आपको कोचिंग वाले मटेरियल्स अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, लेंदी हो जाता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, हौज पौज कर जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोचिंग पढ़ें। कोचिंग एक गाइडलाइन है, आपको गाइडलाइन समझ में आ जाएगी, आपको कोचिंग से हेल्प मिल जाएगी कि कैसे पढ़ना है, एक समझ ये मिल जाएगी कि कोचिंग यूपीएससी की तरफ इशारा करती है कि इस तरीके से पढ़िए, कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो हेल्दी ग्रुप में होना चाहिए, ठीक। आपको बहुत सारे सर्किल में क्या मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे कैसे कि क्या पढ़ना है लिखना, ठीक। कौन वो कितना पढ़ता था, उसने क्या कर लिया तो क्या करेगा पढ़ के, ठीक है, तू कितना पढ़ के बनेगा। तो इन चीज़ों में ना है। दूसरा, आपकी मित्र मंडली में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी क्या होगी, पढ़ाई से रिलेटेड आपका ध्यान भटकाएंगे, ठीक। आपको हो सकता है इधर उधर करने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है मित्र मंडली मिलकर आपको ये चीज़ करें, 2-4 लोगों से मिलकर वो आपके पीछे कहें कि ये काम इसी तरीके से ये ना कर पाए। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं माइंड में ऐसे माइंड मेकअप लोग जो ये काम करने में लगे रहते हैं। दूसरा, आप पॉजिटिव रहें, ठीक। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ तैयारी के दौरान आप ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब की भावना से ना ग्रसित हों, ना किसी को अपने से ग्रसित करने दें, ठीक। इस चीज़ से बचें। दूसरा, धर्म जाति की चीज़ों से बचें, ठीक, क्योंकि आपकी मित्र मंडली पॉजिटिव और होनी चाहिए जो एक सर्कल अच्छा मैसेज दे सके, हेल्दी ग्रुप डिस्कशन हो जिनके बीच, ठीक। तो इन चीज़ों से बचना है। दूसरा, अपना टाइम अधिकतर आप पढ़ाई में लगाइए, पढ़ाई के डिस्कशन में लगाइए। आप पर्सनल टाइम में अपना समय दीजिए। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में डूबिए, कोई काम है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूम सकते, आप दोस्तों से नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। आप मिलिए, सभी लोगों से मिलिए, सभी लोगों से बैठिए, सब की सुनिए, ठीक है। कोचिंग्स की एनालिसिस को ध्यान में रखिए कि कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, ठीक। इन चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकें। पढ़ाई के दौरान आप सीधे एनसीईआरटी पे फोकस रहें। एनसीईआरटी के फोकस के साथ आप सीधे सीधे आप अपने जो कुछ टेक्स्ट बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं,
आर्ट एंड कल्चर की नितिन संगानिया स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ पुरानी एनसीईआरटीज़ में है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको करना है। ठीक, और एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करने से आपके नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा। आप अच्छे हेल्प ग्रुप बनाइए। ठीक, अच्छी चीज़ों से आगे बढ़िए, क्योंकि आपको आगे यही सब चीज़ें, आपको जब आप IAS बन जाएंगे तो आपको यही पॉजिटिविटी के साथ आगे काम भी करना है। ठीक, अगर आप, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद तो नहीं बन पाते हैं तो वो दूसरे को भी बनने में क्या करते हैं, टांगे अड़ाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे लोग होंगे। दो चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ों से ग्रसित हैं नेगेटिविटी से, पहला आपका टाइम बर्बादी होगी, दूसरा आपका पैसा बर्बाद होगा, तीसरा आप कैसे, ये समय फिर दोबारा कहाँ से भरपाई होगी, इन चीज़ों की आप देखेंगे। ठीक, तो इन चीज़ों से आपको बचना है और अपने ग्रुप को भी ऐसा बनाना है जहाँ ये चीज़ ग्रसित ना हो। ठीक, आप इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपको हेल्दी सुख, पहला सुख निरोगी काया, आपको निरोगी काया में होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है, बता दें, हंसी मजाक ठीक है, क्योंकि देखिए आप पढ़ाई में कंपटीशन की भावना से थोड़ा जलस है आपको, तो कंपटीशन में अगर आपकी जलस है तो आप पढ़ाई करके उस कंपटीशन को कीजिए, ना कि उसको पीछे खींचकर। आप स्वयं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, ये पॉजिटिविटी है। ठीक, इस चीज़ को अपनाइए और आगे बढ़िए। ठीक, और अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसकी हेल्प कीजिए। ठीक, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप स्वयं किसी की हेल्प लेते हैं, तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। फिर हेल्दी डाइट्स, पहला सुख निरोगी काया। ठीक, आप मानसिक और शारीरिक रूप से जब स्वस्थ होंगे तभी आप अच्छी तरह से अपना समय पढ़ाई में दे सकेंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, जब ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाने वाले लोग ही IAS बनते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं कि रिक्शे वाले के बेटे ने IAS निकाला, आपने पढ़ते रहते हैं कि किसान के बेटे ने IAS निकाला। UPSC टॉपर इस बार कौन था, उसके पिता ने अपनी खेत बेचकर अपने बच्चे को तैयारी कराई और UPSC टॉप किया उस बच्चे ने। ठीक, तो देखिए संसाधनों की कमी थी, फिर भी वो बच्चा UPSC क्वालिफाई किया और निकला। क्यों, उसने एक लगन के साथ, अपनी टाइम टेबल के साथ पढ़ाई की। ठीक, अपने समय में पॉजिटिविटी के साथ रहा और अपने काम को अंजाम दिया। अब इसकी अगर आगे हम बात करें कि आप अगर बहुत, पहला सुख निरोगी काया मतलब आप सुबह जल्दी उठें, उठने की जल्दी अच्छा आदत, सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सो जाएं, बहुत अच्छी बात। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि थोड़ा आप व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। ठीक, और अगर आप हो सकता है, अगर आपको डेली ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो आप क्या, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है, दाल का यूज़ कीजिए, ये अमीर और गरीब सभी करते हैं, आप भी करिए। ठीक है, आप ड्राई फ्रूट नहीं खा पा रहे, कोई नहीं, आप ड्राई फ्रूट की जगह थोड़ा दूध, मिल्क का यूज़ कीजिए, दूध पीजिए। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक हेल्दी और निरोगी बनाएंगी और आप अच्छा कर सकेंगे। आपके अच्छी एनर्जी होनी चाहिए अंदर, पढ़ने के लिए आदत होनी चाहिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन अच्छे के लिए आपको क्या होगा, आप अच्छा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, एक्सरसाइज करें। ठीक, तो इन चीज़ों से आप परिचित हो जाइए। और अब देखिए इसमें मेडिटेशन का भी एक पड़ा हुआ है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक, मेडिटेशन आप अगर थोड़ा रिलीजियस पर्सन है, पूजा पाठ करते हैं, उसी दौरान आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, उसी को आप पूजा पाठ के साथ मेडिटेशन का पार्ट जोड़ दीजिए। अगर आप उससे दूर हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे भी क्या है, आप मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय निकालें, 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, थोड़े योगास करें, मेडिटेशन करें। ये आपको हेल्थ, मानसिक रूप से काफ़ी रिलीफ और आपको अच्छा लगेगा खुद भी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। ठीक, पॉजिटिविटी मिलेगी, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचेंगे। ठीक, इन चीज़ों को अपनाएं। फिर हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। देखिए मैंने एक चित्र के माध्यम से बताया है कि आप बहुत सारे कोचिंग्स वाला, आप कोचिंग जाएंगे तो आपको हो सकता है कि अलमारी भर जाए, इतना नोट्स देगा आपको। 1.5 से 2 साल कोचिंग चलती है GS के चारों पेपर। ठीक है, 12 महीने के नाम से, 13 महीने के नाम से एडमिशन लेते हैं वो, और 15 से 18 महीने कोचिंग चलती है GS के नाम से।
ठीक, इस चीज़ से बचेंगे। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपकी अलमारी क्या होगी, पूरी नोट्स से भर जाएगी। फिर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, फिर आपको लगेगा कुछ टेक्स्ट बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, तो आप इतना शायद कवर नहीं कर पाएंगे। आपका ब्रेन इतना अपने माइंड में रखने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतना तो माइंड में रख नहीं सकते। तो आपको ये देखना है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, वर्क हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक, ये वर्क एक तरीके का है कि इसमें आपको काम की चीज़ कितनी लेनी है, बाकी बहुत सारा मटेरियल है, पढ़ा रहें दो। तो काम में आप देखेंगे आपको बहुत सारे, और कोई टॉपिक उठाएंगे एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके काम की नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनका यूज सिर्फ समझने के पर्पज़ से, ना कहीं लिखने के पर्पज़। वो आपको समझने, क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक, आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप काम भर की चीज़ निकाल लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, तो ज़रूरी नहीं जो एनसीईआरटी में पढ़ा है तो आप टेक्स्ट बुक से वो फिर दोबारा कवर करें, नहीं, बुक आप कवर कर चुके हैं तो उस चीज़ को वहाँ से छोड़ दीजिए। दूसरा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है टेक्स्ट बुक से, आप वापस एनसीईआरटी जाएँ, उस एनसीईआरटी में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक, ऐसा कर लें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करें अपडेशन एंड विद करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जब आपका एग्जाम होने वाला होता है, 2 से 3 महीने बचते हैं, तो साथ में आपको करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करनी होती है। आपके हर पेपर्स, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, साइंस हो, इकोलॉजी हो, साइंस का पार्ट ही है, इकोनॉमी हो, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स मार्केट में एक तो विजन वाले देते हैं 365, या विजन की मंथली मैगजीन आती है, या फिर अदर मैगजीन जो हैं दृष्टि वाले निकालते हैं, क्रॉनिकल निकालते हैं। तो आप एक कोई मैगजीन ले लें, साथ ही आप पीआईबी, ठीक, पीआईबी से अपडेट रहें। आप एक, अगर आप ज़्यादा नहीं तो ये आप एक न्यूज़पेपर ले लें, हो सके आप, क्योंकि हिंदी पे अगर आप कंफर्ट, इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ लें। नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप किसी भी एक मैगजीन को फुलफिल करेंगे कि वो कहीं ना कहीं लगभग इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू को कहीं ना कहीं लगभग कवर कर देते हैं। ठीक है, फिर भी आप आदत डालें, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी के फॉर्म में है, तो आपको यूपीएससी में क्या है, एक पेपर क्वालिफाइंग इंग्लिश का भी करना होता है। तो आप जब करंट अफेयर्स के माध्यम से आप एक इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके माध्यम से आपकी कुछ इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। आपको क्वालिफाइंग भी करना है, अगर उस पेपर में आप क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो आगे आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको देखना होगा कि इस समय जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा आपको। ठीक है, मान लीजिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है पहला, तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल टाइप के 2 स्टेटमेंट होंगे, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, करंट अफेयर्स से अपडेट करके पूछ देगा कि ये घटना ऐसी है, तो आपको तीनों स्टेटमेंट क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा, पता लगा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं भी है, पता लगा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो हाल फिलहाल की घटना पे ही आधारित है। ठीक है, पता लगा है तो 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन, लेकिन वो हाल फिलहाल की घटना से रिलेटेड था, तो उसी घटना के आधार पर उसने एग्जामिनर ने क्या हुआ, उस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में आपके सामने पेश कर दिया। तो जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप ट्रेडिशनल पार्ट को अच्छे से कवर करें, क्योंकि उसी पार्ट को कहीं ना कहीं वो आपको उधर से कवर करने से आपको हेल्पफुल मिलेगा। एक तो करंट में कहीं ना कहीं वो घटना घटी हुई होगी। ठीक है, जैसे G20 की समिट की बात है, अगर हम कहें G20 है, G20 की समिट की बात हो रही है, तो G20 घटना तो घटी, समसामयिक मुद्दा है, इसके साथ किस देश में घटी, ठीक है, ये पता है। दूसरा, G20 में क्या है, कैसे वर्क है, ठीक, कौन कौन देश हैं, क्या कौन सा काम है G20 का, ठीक, ये सब काम आपको क्या है, समसामयिक मुद्दे में है, IR से आप पढ़ेंगे। हो सकता है G20 का जो मुद्दा हुआ, बैठक हुई थी, वो बैठक किसी टापू देश, ठीक, जैसे कहते हैं कि जापान के किसी द्वीप पे हुई है, तो जापान के उस द्वीप से रिलेटेड हो सकता है आपसे क्वेश्चन ही पूछ दे वो। ठीक है, कारण ऐसा है कि हाल फिलहाल वहाँ G20 की समिट हुई थी, इसलिए वो क्वेश्चन ट्रेडिशनल के रूप में ज्योग्राफी में
उस टापू या उस द्वीप से रिलेटेड, ऐसा रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। हो सकता है वहाँ से रिलेटेड आपसे कोई स्पीच पूछ ले। ठीक है, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चंस आजकल बना भी रही है। इसी ट्रेंड को आपको पकड़ना है और यही ट्रेंड आपको पीटी और मेंस के हिसाब को पकड़कर तैयारी भी करनी है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब करते हैं बात हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक एंड सक्सेस। ठीक, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कन्वर्ट आप गुड लक। ठीक, अगर आप हार्ड वर्क हैं तो आप कन्वर्ट गुड लक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और गुड लक में कन्वर्ट होगा तो आपको सफलता मिलेगी, ये लगभग मेरा निश्चित है। अगर आप सिर्फ लक पे हैं और लक के बाद आप कहते हैं कि मैं हार्ड वर्क नहीं, लक है हमारा तो बन जाएंगे, तो आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लक आएगा आपको आईएएस बना देगा चल के। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे आईएएस बन गए हैं। ठीक, तो काफ़ी बच्चे आजकल अपने लक से बहुत सारा काम करते हैं। तो और कभी कभी वो लक के साथ थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो बन जाते हैं। कभी कभी वो लक पे ही रहते हैं तो वो लक पे ही रहते हैं फिर तो सक्सेस ना के बराबर है फिर उनके पास। तो हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक एंड सक्सेस। ठीक, तो सक्सेस तभी होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। कन्वर्ट हार्ड वर्क आपका गुड लक में कन्वर्ट होगा और गुड लक आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आप हार्ड वर्क के साथ आपका गुड वर्क है और गुड वर्क के साथ आपका लक भी साथ है तो आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम भी कहते हैं। ठीक, अब आपको एक विराट कोहली की लाइन बताते हैं। विराट कोहली की लाइन है, सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क। ठीक, अपने आप पे विश्वास रखिए एंड हार्ड वर्क कीजिए। ठीक, आप जिस चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सेल्फ बिलीव है, बिल ऑलवेज अर्न। आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कीजिए और सक्सेस हो जाएंगे। ठीक, आप अर्न का मतलब आपको इससे यूपीएससी के हिसाब से जोड़ते हैं। पहला, आप सेल्फ बिलीव, आप आत्मविश्वास रखें। दूसरा, आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, डिमोरलाइज करे कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल समाज इस चीज़ में काफ़ी आगे है। हो सकता है आपके रिश्तेदार ही आपकी टांग खींचे, हो सकता है आपके मित्र ही आपकी टांग खींचे, हो सकता है वो जाति धर्म से रिलेटेड आपको जोड़ के आपको ब्रेन बास करें, बहुत सारे काम इधर उधर आपको फैलाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ ऑलवेज आप सीखेंगे डेली कि आज मैंने क्या सीखा है। अब इस बात का आप डेली चिंतन करेंगे, चाहे सोते वक्त चाहे सुबह उठते वक्त आप सोचेंगे कि मैंने आज क्या काम किया है और क्या सीखा है। इस चीज़ को आप तभी आप हार्ड वर्क कन्वर्ट टू गुड लक एंड सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये विराट कोहली ने लिखा है, आप विराट कोहली से अच्छी बात परिचित हैं। ठीक, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इस काम को अच्छी तरीके से इस तरीके से करें। सो थैंक यू, बासमी, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।